ACCA में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है ऑडिट की, बहुत अच्छे अच्छे बड़े लंबे लंबे सवाल हैं और बहुत से टॉपिक कंसोलिडेट होकर आते हैं। वहां पर अगर आप 25 नंबर का सवाल करेंगे तो अच्छे खासे स्टैंडर्ड आप टेस्ट हो जाएंगे उस सवाल में। ACCA का पेपर है F8 ऑडिट एंड एश्योरेंस, नेट पे उसके पास पेपर पड़े हुए हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो टॉपिक आपने उसका आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सा। वैसे उसमें कोशिश वो करते हैं कि क्वेश्चन को कंसोलिडेट करके बनाए, यानी एक ही सवाल में टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी होंगे, उसी सवाल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी होंगे। मेरा ख्याल है आपका भी ऐसे ही आता होगा, क्योंकि वो हर सब्जेक्ट का एक स्टाइल होता है ना। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट है। उसमें ऑडिट में तो है ही गिनती के 3-4 टॉपिक्स, रिस्क असेसमेंट और क्या है, इंटरनल कंट्रोल, सब्सटेंटिव रिपोर्टिंग, ऑडिट एविडेंस। बस चार चार टॉपिक है गिनती के मेन। बाकी तो इधर उधर की है कि ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर की क्या ड्यूटीज हैं, ऑडिटर की क्या एलिजिबिलिटी, ये तो रखता है। इसमें तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। हाँ, बाकी उसके अलावा अंदर जाते जाएं तो सैम्पलिंग भी है, उसके अलावा वो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन, ये सारा वो एक इक्वेशन सी है ना आपकी कि कौन सा रिस्क ज्यादा होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो बाकी ऑडिट खाली सुनने से लेक्चर पास नहीं होता, लिखना भी है ध्यान से। ठीक है, क्या कहते हैं? वो समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही? अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। हाँ भी, आपने कितने पेपर दिए थे भाईजान? लास्ट मैन जी, आप लास्ट मैन। 2 दिए थे, दोनों पास हो गए, माशाल्लाह जी। आपने कितने पास हुए? 2 हो गए, ठीक है, जिंदाबाद। 2 जो हुए पास वो कौन से थे, और जो नहीं हुआ? हम्म हम्म यार तुम्हारी पढ़ने की रूटीन सही नहीं है, मैं बता दूं। मुझे लगता है, मतलब ड्यूरिंग सेशन आपका जो अभी तक का मैंने टेम्परामेंट देखा है, या शायद आप बीमार हैं इस दफा। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर। अच्छा, अल्लाह खैर करे, कोई फिर बकरा शकरा दो सदका। हैं? अच्छा, 3 पेपर तीनों पास, 3 पेपर तीनों पास, 3 पेपर तीनों पास, 2 पेपर 2 पास, फिर कुछ भी नहीं, मीठा। ये बड़े ही शेख बच्चे आ रहे हैं आजकल। अच्छा चलो, पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं अपना काम। कोई सवाल आपने पूछना हो मुझे। अभी ऑफिशियली कॉलेज ने रिजल्ट शेयर नहीं किया, मतलब कि कितने परसेंट रिजल्ट रहा मेरा एज कंपेयर टू आई कैप। तो विद इन 2 to 3 डेज वो कर लेते होते हैं कंपाइल। अभी तो वो बच्चे एडमिशन ट्रांसफर ये वो सारा चल रहा है। आज दो टीम लगी हुई है जो रिजल्ट कंपाइल कर रही है, तो आ जाएगा 1-2 दिनों में रिजल्ट, हमें शायद वसूल हो जाए। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारा MFA का रिजल्ट एज कंपेयर टू आई कैप क्या रहा, और CMA का रिजल्ट एज कंपेयर टू आई कैप क्या रहा। आई कैप की तो परसेंटेजेस अवेलेबल है नेट, ठीक है। MFA का कितने परसेंट है? हमारा भी आई, मेरा ख्याल है MFA का रिजल्ट सबसे बेहतर आया है, सबसे बेहतर आया है, ठीक है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि MFA आसान है। अभी क्यों अच्छा रिजल्ट आया है? एमसीक्यूज, एमसीक्यूज है, हाँ वैसे सब्जेक्ट स्टार्ट है लेकिन MCQs बचा जाते हैं ना। इस दफा कंपैरेटिवली MCQs लेंथ वाइज छोटे थे और आसान आए हैं बाय चांस। ये नहीं मैं कह रहा कि हर दफा MCQs आसान आएंगे, कंपैरेटिवली MCQs आसान आए थे और वहां से ही कॉन्फिडेंस लिया बच्चों ने। आल्दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो चैप्टर है उसका सवाल थोड़ा टेक्निकल था, इतना आसान नहीं था, लेकिन वो NPV के चैप्टर का सवाल ठीक था, नॉर्मल था। तो बाकी उसके अलावा और लॉन्ग, हाँ वो जो टॉपिक फेमस थे कि उम्मीद थी कि आएंगे वही आए हैं मोस्टली।
ये भी एक होता है कि आपको जिन टॉपिक्स की उम्मीद हो अगर वो आ जाए तो एक ये भी थोड़ा सा इंसान को पीस ऑफ माइंड होता है। ठीक है, तो मैं अपना रिजल्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ। आज हम क्या पढ़ रहे थे जनाब? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे। अब रिजल्ट आ गया है। मैं दूसरी क्लास में भी बता कर आया हूँ कि आपने एक हफ्ता बहुत होता है दुख के लिए या सेलिब्रेशन के लिए, उसके बाद अब आपने स्टार्ट करके प्लान के मुताबिक जो भी है पढ़ना शुरू कर दें। अब कोई और इवेंट नहीं आना, अब सिर्फ आई गैप के डायरेक्ट पेपर आने हैं। तो इसीलिए अब किसी चीज का इंतजार, वो मंडे, जिस मंडे से आप पढ़ना शुरू करेंगे वो मंडे गुजर गया है। जिस मंडे से आपने पढ़ना शुरू करना है ना वो मंडे गुजर गया। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ना शुरू किया तो अब ये जो कमिंग मंडे आ रहा है इससे पढ़ना शुरू कर दें। अगला टॉपिक साथ थोड़ा सा पिछला, अगला टॉपिक साथ थोड़ा सा पिछला। ठीक है, पिछला लाजमी रखना है। तो आपका टेस्ट होगा, मैंने एकदम वो कहा था पेंडिंग था आपका टेस्ट, क्या नाम है, एनपीवी का दोबारा होगा टेस्ट। ठीक है, तो आप जरा एनपीवी को तैयार रखें। इस वीक में तो नहीं, अगले वीक में लेंगे, उससे अगले वीक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का देंगे। तो आपके अब हर वीक में टेस्ट होना है ताकि आप पिछला नॉलेज भी साथ साथ अपडेट करते रहें। अच्छा, अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था मुझे तो याद ही नहीं है। क्वेश्चन करवाया था कोई मैंने? नहीं, मेरा ख्याल है एक ही क्वेश्चन नहीं किया था। कौन सा क्वेश्चन किया था? हाँ, ये किया था क्वेश्चन। ये आपको दिया था कोई क्वेश्चन? 13 पॉइंट, ये अच्छा सवाल था हमारा। 13 कन्वर्टेबल भी डिस्कस कर लिया था हमने। 13.4, 13.5, अच्छा ये मैंने कराना था 13.3। और पास पेपर का सवाल ये मैंने आज करवाना था। 13.4 और 13.5 से रिलेटेड बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है जी। आ जाए जनाब 13.4 में किसी बच्चे का कोई मसला, वैसे किया भी है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट की खुशी में कुछ बच्चों ने हैं किए नहीं, नहीं हुआ ही नहीं, समझ नहीं आया, खुशी बड़ी 13.4, 13.5 जी। जिन्होंने नहीं किया वो आज कर लें, लेकिन जिन्होंने किया है वो सवाल पूछ लें वैसे जी, आप पेंडिंग ना करें। वैसे ऑफिशियली हम कल इस पे बात करेंगे, कल डिस्कस करवा देंगे। तो आप भी चाहे कल ही कर लीजिएगा डिस्कस, जिन्होंने किया है वैसे वो इंडिविजुअली मुझसे जाते हुए पूछ सकते हैं। 13.4 और 5 है, जिनका कोई मसला है ना वो इंडिविजुअली क्लास के एंड में पूछ लें। तो आज हमने वैसे एक ही सवाल करना है, वो अच्छा सवाल है, हैवी सवाल है। और ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना ये 13.345 ये फाइनल के क्वेश्चन है। इसके इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आना आपको, लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करने से ये होता है कि वहां पेपर में छोटा क्वेश्चन आता है, आसान आता है तो आप फटाफट कर लेते हैं। इसमें लेंथी क्या होता है, बस डेट्स थोड़े से क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, और कोई मसला नहीं। ठीक है, तो 13.5 क्वेश्चन पर आए। वो फॉर्मूले वाला पेज शेयर नहीं किया, हाँ वो मुझे याद नहीं रहा, और दूसरा वो मैंने उसको मुकम्मल भी नहीं किया अभी। आप मुझे आज का टाइम देते हैं, आज शाम तक आ जाएगा वो। मैंने फाइनल वालों से भी वादा किया हुआ था काम का कि मैं आपको बुक फॉरवर्ड करूंगा, तो फाइनल वालों का वादा फिर मैं पूरा कर रहा था इन छुट्टियों में। ठीक है, आपकी क्लासेस जब नहीं हो रही इसका ये मतलब नहीं है कि हम अय्याशी लूट रहे हैं। हमने किसी और से कोई कमिटमेंट की हुई है किसी और क्लास से, वो कमिटमेंट ऑनर कर रहे हैं जी। क्वेश्चन आ जाए 13.3 शायद, बड़ा अच्छा सवाल है, बल्कि 13.3 से पहले पास्ट पेपर का सवाल करते हैं। जरा पास्ट पेपर का सवाल जो है ना वो करके एक दिली इत्मीनान होता है। लास्ट अटेम्प्ट का नहीं, लास्ट अटेम्प्ट का रिवीजन में करना होता है, एट द टाइम ऑफ रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, लेकिन जो उससे पिछली अटेम्प्ट में आया था
ये वैसे पास्ट पेपर अटैच है आपके एंड पे, ये जो मैं करवाने लगा हूं ना क्वेश्चन, ये आपकी उसके एंड पे पास्ट पेपर विद सॉल्यूशन अटैच है। जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 6। जी ज़रियाब लिमिटेड मिल गया सबको बच्चों को? हाँ जी, ये ऐसे ही रिकमेंडेशन बेस्ड सवाल ही तकरीबन आएगा आपको, रिकमेंडेशन। जी कौन सा पेज नंबर है बच्चों? 404। हाँ जी, जो नोट्स है उनका पेज नंबर, जो भी नोट्स है उसमें पेज 404 है। तो लेटर ऑन शायद बाद में चेंज हो जाए, अभी पास पेपर एंड पे लगे हुए हैं। तो 404 पेज नंबर, स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये अब आप देख लें क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, बस इसी रीजनेबल लेंथ का क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। अभी वैसे स्टाइल जो चल रहा है ना एमएफए में, तादाद क्वेश्चन की ज्यादा है बट लेंथ ऑफ ईच क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली कम है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर आए तो वो कहता है रिकमेंड द फाइनेंसिंग प्रपोजल दैट वुड रिजल्ट इन लोअर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहता है वो फाइनेंसिंग प्रपोजल बताएं। फाइनेंसिंग प्रपोजल क्या होता है? कंपनी या तो कोई नया फाइनेंस लेना चाह रही होगी या पुराना कोई फाइनेंस लोन शोन वापस करना चाह रही होगी या शेयर्स इशू करना चाह रही होगी, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग प्रपोजल। कहता है वो फाइनेंसिंग प्रपोजल रिकमेंड करो जिसपे कंपनी की जो वैक है वो पहले से कम है, लोअर है। आइंदा के लिए याद रखें, आइंदा जब सवाल आएगा तो उसने ये लोअर का लफ्ज नहीं लिखा होगा, उसने लिखा होगा रिकमेंड करो वैक की बुनियाद पे। तो अगर वैक पहले से मुकाबले में करंट वैक से जो नई वैक है अगर वो कम हो जाए तो प्रपोजल एक्सेप्टेबल होता है, और अगर नई वैक जो है, नई यानी रिवाइज्ड वैक, वो करंट वैक से ज्यादा हो जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होना इदारे के लिए नुकसानदेह है ना, महंगा हो गया पैसा। समझ आ रही है मेरी बात? तो वो फिर हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं होगा। तो 10 नंबर का सवाल है, इंटू 1.8 मिनट करके 18 मिनट में इसको करना चाहिए। तो बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जरा इस तरह ना, मार्क्स के मुताबिक टाइम में सवालों की, ये आपके लिए फायदेमंद होगा जिस बच्चे का पेपर मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये प्रैक्टिस किया करें, लेकिन शुरू शुरू में तो नहीं, रिवीजन के वक्त, जब आप चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं, पहली दफा नहीं, एट द टाइम ऑफ रिवीजन इन द लास्ट मंथ। कहता है ज़रियाब लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग स्पोर्ट गुड्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी ये इदारे का करंट डाटा है जी। 5 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स, बताएं जी ये जो 5 मिलियन है ये शेयर्स की पार वैल्यू है कि नंबर ऑफ शेयर्स है? कैसे पता चला ये नंबर ऑफ शेयर्स है? क्योंकि इसके साथ डॉलर या रुपीस का साइन नहीं है। तो बेटा ये फिर आपके बैलेंस शीट में नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। हाँ अगर इनके साथ रुपीस लिखा होता तो फिर ये पार वैल्यू होती। ये बैलेंस शीट दी हुई है ना छोटी सी, इधर लिखा हुआ है उधर नहीं लिखा हुआ। बैलेंस शीट से बाहर रुपीस नहीं होते, ये बैलेंस शीट ही एक छोटी सी लाइबिलिटी साइड, एक्सट्रैक्ट्स ना बैलेंस शीट के, ठीक है। हाँ ये पार वैल्यू जरूर है, मैं मानता हूँ टोटल पार वैल्यू, ये एक शेयर की पार वैल्यू है, लेकिन ये टोटल पार वैल्यू नहीं, ये असल में ऐसे हुआ है नंबर ऑफ शेयर इनटू पार वैल्यू करके टोटल ये बनी हुई है। ठीक है, समझ आ रही है? ये नहीं कहना कि ये पार वैल्यू है, तो अगर ये पार वैल्यू है तो इंटू 100 कर इंटू 10 करके फिर ये क्या है? एक्चुअली इट इज द टोटल पार वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल की जो वैल्यू अकाउंटिंग हमें सिखाती है, पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करो तो ये बनती है ना। नहीं समझ आई? आगे चले। 8% बैंक लोन, हमें पता है बैंक लोन ट्रेडेबल डेट, इसकी मार्केट में खरीदो फरोख्त, ये एक नॉन ट्रेडेड डेट है। इसमें ये जो 8% है ये क्या है?
बैंक लोन के ऊपर ये जो 8% है ये एक्चुअली क्या है, बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट। और ये जो 25,000 है ये इसकी बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट वैल्यू को बुक वैल्यू कहते हैं, और यही इसकी क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है। बताया था मैंने आपको, बैंक लोन की सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होती, उसकी बुक वैल्यू ही उसकी मार्केट वैल्यू होती है। आगे चले, कहता है अदर इंफॉर्मेशन में शेयर्स ऑफ जीएल, कंपनी का नाम है, आर करंटली ट्रेडिंग एट ₹25 ईच, तो ये मार्केट वैल्यू पर शेयर है। अच्छा, कुछ ना बताए तो ये मार्केट वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक्स डिव होती है। क्या होती है, कम डिव होगी तो फिर कहीं ना कहीं डिविडेंड का कुछ जिक्र होगा। ठीक है, आगे चले। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जी गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट नहीं करना होगा, और गवर्नमेंट ने इनकम भी कम ज्यादा नहीं देनी है। अगर आपने 6% गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है तो 6% पूरा मिलना है। तो ये जो रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना, ये एक्चुअली आरएफ है। आरएफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मैंने बताया था। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे ये जो रिटर्न है बेटा, ये आपका कैपम इक्वेशन के मुताबिक ये आरएफ है। कैपम इक्वेशन ये थी, आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस, आगे क्या कहता है, कहता है एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। मार्केट की जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं रिस्क फ्री के बगैर, मार्केट की जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स है उस पर क्या रिटर्न चल रहा है, 10%। तो ये मार्केट की है, तो एम मींस मार्केट, तो ये आरएफ दिया हुआ है। एवरेज इक्विटी बीटा, कंपनी का इक्विटी बीटा, इक्विटी बीटा किसी भी कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क शो करता है। कौन सा रिस्क शो करता है, कि मार्केट के फ्लक्चुएट होने से वो कंपनी कितनी फ्लक्चुएट हो रही है। ये मार्केट के मुकाबले में 0.9 टाइम्स रिस्की है, मार्केट से थोड़ा कम रिस्की है। ठीक है, अच्छा ये इक्विटी बीटा, इसका मतलब है इस सवाल में ये बुलेट नंबर 2 से कंपनी की क्या निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर हम कैपम इक्वेशन में डाटा प्लग इन करें। टैक्स रेट कितने परसेंट है, ये कॉस्ट ऑफ डेट के लिए दिया होता है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स करना होता है। नेक्स्ट, ये सारा डेटा जो अभी तक मैंने पढ़ा है ये करंट डेटा था कंपनी का, फाइनेंसिंग से पहले वाला। कौन सा था, इससे कंपनी की करंट वैक निकल आएगी। समझ आ रही है, आल्दो हम तो इन पढ़ने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना होता। आगे चले, कहता है कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप एन अदर फैक्ट्री, कंपनी एक फैक्ट्री सेटअप करना चाह रही है। जी मुझे बताओ, फैक्ट्री सेटअप करना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो पिशावर में करना चाह रही है, जिसके लिए पैसा शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए होता। याद रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी लॉन्ग टर्म चाहिए होता है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म से कोई पैसा लेना चाह रही होगी। ये असूल मुझे कहां से पता चला, ये एक्चुअली जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की चीजें मैं आपको पढ़ा रहा था ना उसमें से है, कि पैसे को जब भी कंपनी ने रेस करना है तो अपने ऑब्जेक्टिव को भी देखना है, कि हम पैसा किस ऑब्जेक्टिव के लिए रेस करना चाह रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म को ये एसेट बाय करना है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस सूटेबल है। लॉन्ग टर्म बाय करना है एसेट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कंपनी को पैसा भी कौन सा रेस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म, ताकि बाद में ये टेंशन ना हो कि वापस करना है, वापस करना है, जल्दी वापस करना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म पैसा परमानेंट नेचर का होता है, वापस करना है चाहे, लेकिन लंबे अरसे बाद करना है, तो उसमें परमानेंसी का एलिमेंट आ जाता है। इज इट क्लियर, बात मेरी समझ आ रही है। शॉर्ट टर्म पैसे में परमानेंसी नहीं होती, रीपेमेंट टेंशन है, इसको बोलते हैं रीपेमेंट का रिस्क, किथों देना है पानी, किथों देना है। अब आपने शॉर्ट नोटिस पे किसी से फैमिली में भी कर्जा ले लिया हो तो यही टेंशन रहती है वापस किਵੇਂ करना है। और अगर आपने थोड़ा टाइम लेके कर्जा लिया है तो आप कहेंगे यार ठीक है मैं पैसे इकट्ठे कर लूंगा, बिल्कुल ऐसे कंपनी में भी होता है। नेक्स्ट चलें जी, आगे क्या कहता है वो, आगे क्या कहता है, 150 मिलियन चाहिए पैसा, कितने सालों के लिए चाहिए। कंपनी के पास दो फाइनेंसिंग प्रपोजल हैं जी, कितने फाइनेंसिंग प्रपोजल हैं, इसका मतलब है वैक दो दफा निकलेगी, प्रपोजल 1 में अलहदा, 2 में अलहदा। तो
प्रपोजल 1 में कंपनी क्या इशू कर सकती है? 9% प्रेफरेंस शेयर, ये 9% रेट ऑफ डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड है। और कितने पे इशू करेगी कंपनी? 100 रुपए पे। तो प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू ना बताई हो तो वो 100 रुपए ही अज्यूम होगी। अच्छा, ये इसकी इशू वैल्यू, पार वैल्यू 100 रुपए। प्रेफरेंस शेयर कहता है कितने पे रिडीम होंगे? पार पे रिडीम होंगे। और किस साल में रिडीम होंगे? अब मैंने जो क्लास में कराए थे ना, वो प्रेफरेंस शेयर थे इररिडीमेबल, जिनका फॉर्मूला मैंने नहीं कराया, ये वाला, ये केपी वाला, D/MV। ये फॉर्मूला जो मैंने कराया था ना, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं था। ये कौन से का था? अगर आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की केपी निकालनी है, तो जैसे आपने रिडीमेबल डेट में IRR निकाली थी ना, किसमें? रिडीमेबल डेट में IRR, बिल्कुल वैसे ही निकलेगी वो। मैंने उस दिन छुड़वा दी थी रिडीमेबल की, आपको याद नहीं होगा। मैंने प्रेफरेंस शेयर में आके कहा था रिडीमेबल में अभी बता रहा हूँ, ये रिडीमेबल अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा। और बाद में क्यों बताऊंगा? क्योंकि एक्चुअली जिस तरह रिडीमेबल डेट की IRR निकालते हैं ना, कॉस्ट ऑफ डेट, बिल्कुल वैसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की भी कॉस्ट IRR से निकलेगी। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैंने फॉर्मूले किधर लिखे थे, मेरा ख्याल है मैंने डायरेक्ट वो टेबल पे लिखे थे, यहाँ तो नहीं लिखे थे इधर। हाँ, ये तो इररिडीमेबल डेट था ना। प्रेफरेंस शेयर के मैंने कहीं फॉर्मूले लिखे थे, अब मुझे याद नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। ये जो रिडीमेबल है, इसमें ये टेबल बनता है ना, ये बिल्कुल ऐसा टेबल, बिल्कुल ऐसा टेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए भी बनेगा। यहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर है, वहां आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ इंटरेस्ट होता है, वहां पे प्रेफरेंस शेयर में तो इंटरेस्ट नहीं होता, वहां पे क्या होगा? डिविडेंड। इधर 1 - T भी होता है, लेकिन में 1 - T नहीं होता डिविडेंड पे। और इधर रिडम्पशन वैल्यू होती है, उधर भी रिडम्पशन वैल्यू। उसमें क्या रिडीमेबल किस पे होंगे? पार पे। लेकिन मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, किसी को याद हो, कि रिडीमेबल वाले को भी इररिडीमेबल के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। ये नोट्स में भी लिखा हुआ शॉर्टकट, रिडीमेबल वाले को भी रिडीमेबल की तरह सॉल्व कर सकते हैं अगर उसकी पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू तीनों सेम हो। पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू, जो प्रेफरेंस शेयर आज इशू हो रहे हैं ना, इनकी मार्केट वैल्यू भी वही है जिसपे वो इशू हो रहे हैं। पार वैल्यू, ये कहाँ लिखा हुआ था? ये मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल आपने की थी 2.27 शायद, या 2.26, और बॉन्ड्स वाली हमने टैली की थी क्लास में। 2.26 में वहां पे नीचे मैंने नोट लिखा था, मेरा ख्याल है मैं नीचे आऊं जरा देखूं। कहाँ नोट लिखा था? हाँ, ये इसके नीचे, ये वाली एग्जांपल कर रहे थे ना हम। ये 2.26 के नीचे एक नोट, किताब नोट्स में भी लिखा हुआ है और मैंने भी लिखा था। मैंने कहा था कि किसी भी रिडीमेबल की अगर पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू अगर बराबर हो, तो उसको रिडीमेबल की तरह करने की बजाय उस पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 100 पे वो इशू हो रहा है, तो जितने पे इशू हो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। इशू वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है इशू डेट पे। इशू डेट पे चीज की इशू वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है। ये भी बात आपके लिए शायद नहीं हो। जिस दिन कोई भी शेयर या डिबेंचर या इंस्ट्रूमेंट इशू होता है, उस दिन की इशू वैल्यू ही उसकी मार्केट वैल्यू होती है। उसके बाद नहीं चेंज हो जाएगी मार्केट वैल्यू, लेकिन उस दिन की मार्केट वैल्यू इशू वैल्यू होगी। इस तरह के रिलेशन बहुत ज्यादा है हमारे इस चैप्टर में। ये इसीलिए पहले फाइनल में था, अब उन्होंने फाइनल से इधर जब ट्रांसफर किया ना, तो अभी भी पूरा नहीं किया ये, उसका इतना सा पोर्शन किया है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं आपको लेके किधर जाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली एग्जामिनर ने ना फिर आपको धोखा दिया है। धोखा क्या दिया है? प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल लिख गया है, लेकिन जब उसने सोल्यूशन किया है, तो सोल्यूशन में उसने किसके तौर पे किया है? इररिडीमेबल। अब टीचर कई कहते हैं ये गलत है, एक्चुअली ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है।
एग्जामिनर ने एक शॉर्टकट लगाया है और वो शॉर्टकट जो मैं आपको पीछे बताया हूं, ये शॉर्टकट आई कैप ने अपनी किताब में लिखा नहीं हुआ। आई कैप ने गलती लिखी हुई है। आई कैप कहता है हर केस में रिडीमेबल जो है वो इरिडीमेबल की तरह होगा, गलत है। आई कैप की किताब में ये स्टेटमेंट गलत है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी इरिडीमेबल की तरह होगा। नहीं, कंडीशन है। अगर पार वैल्यू, जो हमने कंडीशन पढ़ी है, पार वैल्यू, इशू वैल्यू, मार्केट वैल्यू, तीनों अगर एक वैल्यू देन आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में भी क्या निकालनी पड़ेगी? आईआरआर ऑफ कैश फ्लो। क्या निकालनी पड़ेगी? आईआरआर ऑफ कैश फ्लोस। इधर वैसे ये इररिडीमेबल के तौर पे हल हो सकता है क्योंकि इसकी पार वैल्यू भी 100 है, इसकी रिडम्पशन भी पार पे है, मार्केट वैल्यू भी 100 है, तीनों रकमें 100 हैं। तो मैं इसको रिडीमेबल के तौर पे करूंगा कि इररिडीमेबल के तौर पे, मैं ये वाले फॉर्मूले से कर दूंगा। आगे ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारे पास? 9% बॉन्ड इशू कर सकते हैं। ये 9% बॉन्ड्स पे जो ये 9% है, इसको कूपन रेट कहते हैं। कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट। 9%। 1000 क्या चीज है? पार वैल्यू है। कहता है वैसे ये पार वैल्यू भी होगी, ये मार्केट वैल्यू भी होगी, क्योंकि जिस दिन इशू किया जा रहा है उस दिन की पार वैल्यू, इशू वैल्यू 1000 है। बॉन्ड होल्डर के पास राइट है कि वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कितने शेयर्स में, या उसको प्रीमियम पे रिडम्पशन करवा सकते हैं चौथे साल के एंड पे। तो इसका मतलब है इसमें उसने आपको असल में कौन सा डेट दे दिया है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो मैंने आपसे कहा था कन्वर्टेबल बॉन्ड में डायरेक्ट आईआरआर नहीं निकालते, पहले कंपैरिजन होगा। एक बॉन्ड के बदले कितने शेयर्स मिलने हैं? तो 35 शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालो या कैश ले लो। कैश कितना मिलेगा इन्वेस्टर को? 10% प्रीमियम पे, यानी 1000 का बॉन्ड है तो 1100। अच्छा, आज एक शेयर की मार्केट नहीं, आज नहीं सॉरी, जिस दिन कन्वर्जन होना है उस दिन की मार्केट वैल्यू क्या दी हुई है? एक्सपेक्टेड टू, नहीं बल्कि सॉरी, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीज कितने परसेंट करेगी? तो आज शेयर की मार्केट वैल्यू 25 रुपए है, तो 4 सालों में हर साल कितने परसेंट ग्रो करेगी? 7%। ये क्यों दिया हुआ है 7%? वो ग्रोथ रेट मैंने आपको कहा था, इससे आपके पास ना वो वाली मार्केट वैल्यू आ जाएगी 4 साल बाद की। ये जब हमने कल कन्वर्टेबल नहीं किया था तो ये कंपैरिजन किया था ना, 25 को इंक्रीज करना है जी। ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होता है ना कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, आज शेयर की मार्केट वैल्यू 25 रुपए है जी, ऊपर ली हुई है बुलेट नंबर 1 पे, टॉप पे। इस 7% का ताल्लुक इसके साथ है। ये देखो ऊपर मैंने एरो शेरो 25 रुपए, इस ऊपर वाले 25 के साथ है। आज एक शेयर मार्केट में 25 का है, बस खत्म। चलो आज जी मेरे साथ जरा सॉल्व करें। अब मैं जरा जल्दी जल्दी लिखूंगा तो आपने भी जरा स्पीड से करनी है। सबसे पहले हेडिंग देंगे करंट बैक जी। सबसे पहले हेडिंग देंगे करंट बैक जी, करंट बैक। तो हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम के ऊपर हेडिंग देते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कंपनी की जो करंट बैलेंस शीट है उसको देख के जी, इस वक्त जो कंपनी की करंट बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं सोर्सेस, इक्विटी में जी। तो हमारे पास इक्विटी में क्या थे? ऑर्डिनरी शेयर्स, और लॉन्ग टर्म डेट्स में जो थे जी बेटा, लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे पास थे बैंक लोन। कॉपी करना है ये। इसके बाद कॉलम नंबर 2, टोटल मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज में लिखूंगा। तो बैंक लोन की तो मार्केट वैल्यू नहीं होती,
25,000 है, 3 सिफर कॉमन लेके। ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट वैल्यू निकालें, 25 इंटू 5 मिलियन शेयर्स। जी 25 इंटू 5 मिलियन 125,000, और ये नीचे 25,000 था बैंक लोन। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 150। कॉमन थाउजेंड्स कॉमन है। इसके बाद इंडिविजुअल कॉस्ट लिखनी होती है। यानी ऑर्डिनरी शेयर्स की कॉस्ट अलहदा और बैंक लोन की कॉस्ट ऑफ डेट अलहदा। तो ये के ई निकालना है और इधर के डी आफ्टर टैक्स निकालना है। तो अब आपको डेटे के मुताबिक पता चलता है कि के ई का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने तो वैसे के ई के 3 फॉर्मूले हाँ 3 करवाए थे। 3 डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ, लेकिन डिविडेंड का कोई डाटा नहीं। डिविडेंड मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ, वो भी नहीं है। केई का तीसरा था कैपम, तो कैपम के मुताबिक हम केई निकालेंगे। लिखे यहाँ पे वर्किंग वन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग कैपम। जी क्वेश्चन सामने होना चाहिए आपके, और डेटा उठा उठा के प्लग इन करें। तो आर एफ 6%। वैसे तो परसेंटेज ओपन करके लिखते हैं, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे। बीटा कितना था? 0.9। आर एम 10%। मेरा ख्याल है आंसर आता है, ऊपर जाके कॉपी कर लीजिए। 9.6%। क्या आता है बच्चों? 9.6%। हाँ जी, अगला कॉस्ट ऑफ बैंक लोन आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ बैंक लोन आफ्टर टैक्स जी। तो मैंने बताया था बैंक लोन के केस में फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। इंटरेस्ट रेट जो आपको ऊपर दिया हुआ था इंटू 1 - t, सिंपल। इंटरेस्ट रेट कितना था जी? 30। तो मेरा ख्याल है 5.6%। नहीं, अब आपका आखिरी कॉलम जो होता है उसके ऊपर हेडिंग होती है ओवरऑल वैक। आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी शॉर्ट कर लें, ये वर्किंग्स को टाइम बचाने के लिए कोई कैद नहीं है। कुछ बच्चे ये वर्किंग ऊपर ही कर देते हैं टेबल में, कोई नंबर नहीं कटेंगे। मतलब ये जो मैंने नीचे नहीं किया आफ्टर टैक्स, वो ऊपर ही कर देते हैं।
तो वो वही कंप्यूटेशन जो नीचे हमने किया है वो ऊपर कर देंगे ना, टेबल के अंदर ही कर देंगे, करना है, ये नेसेसरी है ना। जी जनाब, ओवरऑल वैग कैसे आएगी? मैंने कहा था 9.6% इंटू वेट बनाओ इसका, ये 5.6% इंटू मार्केट वैल्यू की बेस पे वेट, वेट कहते हैं रेशो को। चले, ये आपका करंट बैक का आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला कितना बेटा? 8%, 0 तो टोटल आ गया 8 ये प्रेजेंट सिचुएशन थी, ले ये हमारा पहला हो गया करंट बैक। अब जब हमने प्रपोजल 1 में करना है, कौन सा प्रपोजल करना है? प्रपोजल 1। तो मेरे पास एक ऑर्डनरी शेयर थे और एक क्या थे? बैंक लोन। अब प्रपोजल 1 में कौन सी फाइनेंसिंग ली जा रही है? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर भी इक्विटी का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? तो आपने अब जो नया टेबल बनना है उसमें इक्विटी की हेडिंग में 2 शेयर्स अलहदा आएंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स अलहदा, मिक्स नहीं करने, ऑर्डिनरी शेयर्स अलहदा। नई लाइन आइटम कौन सी ऐड हो जाएगी? लाइन आइटम कहते हैं उसको, नई लाइन आइटम कौन सी ऐड हो जाएगी? और उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो बाकी डेफिनेटली कुछ चेंजेस जहां आनी होगी वहां चेंज कर देंगे, जो चेंज नहीं हो रही वो वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे। लिखें जी, यानी यही टेबल दोबारा बनेगा, बस नाम चेंज होगा। तो मैं तो जरा 2 नंबर ही लगाने लगा हूं, ये कंट्रोल C और नीचे जाके कंट्रोल V, पेस्ट, कॉपी पेस्ट। करंट वैक की जगह मैं हेडिंग दे दूंगा वैक अंडर प्रपोजल 1। जी, ऑर्डिनरी शेयर्स की जगह आ जाएगा ये। जी जनाब, यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर्स की जगह नीचे एक और शेयर्स आएंगे और वो होंगे प्रेफरेंस शेयर्स। जी जनाब, प्रेफरेंस शेयर्स की क्या मार्केट वैल्यू टोटल दी हुई थी, कितनी अमाउंट के बल्कि प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे? उसने कहा था 150 मिलियन के, ये उनकी टोटल मार्केट वैल्यू होगी 150 मिलियन। तो मेरा ख्याल है फिर अब आपका ये 3 लाख बन जाएगा। टोटल मार्केट वैल्यू 300,000, 300 मिलियन। पता चला कहाँ से आया ये 300 मिलियन? ये 150 मिलियन कहाँ से आया? जो आप वो फंड्स रेस करने हैं उसके लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, जितनी अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे वो उनकी मार्केट वैल्यू भी है और पार वैल्यू भी है, तो जितने के इशू होंगे 150 मिलियन। और इसका फॉर्मूला अलहदा होता है KP का। जी, तो वर्किंग 3, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स
हाँ जी, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, रिडीमेबल का पता कैसे चला? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये 4 साल बाद रिडीम होंगे। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल शेयर्स जो होते हैं, उसके लिए आईआरआर ऑफ कैश फ्लोज चाहिए होती है, सिमिलर टू रिडीमेबल डेट, बट हेयर, हाँ जी, पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू, तीनों 1,000 रुपए की है। सो वी विल यूज शॉर्टकट। हाँ जी, हम शॉर्टकट यूज करेंगे, और वो शॉर्टकट ये है कि हम रिडीमेबल फॉर्मूला लगाने की बजाय, रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगाने की बजाय हम इररिडीमेबल वाला डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल लगा देंगे। डी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स डिव, ये फॉर्मूला, ये वैसे होता है इररिडीमेबल का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, रिडीमेबल का फॉर्मूला कौन सा होता है? जो रिडीमेबल डेट का जैसे आईआरआर का टेबल होता है। आई कैप ने ये कोई इंग्लिश नहीं लिखी हुई, उसने सीधा फॉर्मूला लगाया है। चलो भाई, डी, डी से मुराद डिविडेंड होता है, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, रेट नहीं, अमाउंट। जैसे इंटरेस्ट पार वैल्यू पे निकालते हैं, तो डिविडेंड भी परसेंटेज में दिया हो तो पार वैल्यू पे आता है। तो 9% रेट ऑफ डिविडेंड था, और पार वैल्यू 100 रुपये है प्रेफरेंस शेयर की, 100 रुपया। तो 100 रुपया पार वैल्यू इंटू 9%, बताइएगा क्या आता है पर शेयर? 9 रुपीज। ये डिविडेंड है, और मार्केट वैल्यू अलहदा नहीं बताई गई, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये क्योंकि पार पे इशू हो रहा है, 100। अलहदा बताई होती फिर, अगर यहाँ होता ना कि 100 का है लेकिन ये 90 पे इशू हो रहा है, 80 पे इशू हो रहा है, फिर 80 में मार्केट वैल्यू ट्रीट करता। चले जी, के पी का आंसर आ जाएगा। तो ये तो मेरा ख्याल है 9% ही आ जाना है। सॉरी, हाँ 100 है, सॉरी, वो बॉन्ड की मैंने लिख दी। जी बेटा, ग्रोथ रेट के साथ इसलिए नहीं किया, ग्रोथ रेट ये कौन सा, ये अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना, ये एक और प्रपोजल है अलहदा, हर प्रपोजल को सेपरेट रखना है। और दूसरी बात है, इसका ताल्लुक कन्वर्टेबल बॉन्ड के साथ है, और हम प्रेफरेंस शेयर वाला प्रपोजल सॉल्व कर रहे हैं अभी, कि कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर से पैसा ले ले, तो प्रेफरेंस शेयर की जो केपी है, प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड में और मार्केट वैल्यू में कोई इजाफा नहीं होता। ये आज का डिविडेंड और आज की मार्केट वैल्यू होती है। फिर भी नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था? क्योंकि नेचर ही नहीं है उसकी, उसमें ग्रोथ इस्तेमाल ही की नहीं होगी प्रेफरेंस शेयर के लिए। दिया भी होता तो इग्नोर होता उसके लिए। क्या कहते हैं?
प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड में इजाफा होता ही नहीं, ग्रोथ होती नहीं, समझ आई? मार्केट वैल्यू में ग्रोथ होती है, लेकिन मार्केट वैल्यू आज की चाहिए हमें, फ्यूचर की नहीं चाहिए। जी जनाब। प्रपोजल 1 के मुताबिक 9% आ गया ये। चले जरा आप 9% को फिल करके हाँ जी, तो 9.6% इंटू 1,25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, अब आ जाएगा 4%। 4 पॉइंट ही है कुछ, एग्जैक्ट 4 है, 4 पॉइंट। चलो ठीक है। उसके बाद 150 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये तो 4.5 आएगा। अगला जी 0.47 टोटल कर लें, 8.97 हो गया ना बस, 8.97%। ये प्रपोजल 1 के तहत वैक है। ये पहले से ज्यादा हो गई है, पहले से ज्यादा हो गई है, वैसे ही ज्यादा होगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिस्क एज कंपेयर टू डेट तो ज्यादा ही है ना। महंगा पैसा है ये, सबसे सस्ता पैसा होता है डेट, उससे महंगा पैसा होता है प्रेफरेंस शेयर, सबसे महंगा पैसा होता है ऑर्डिनरी शेयर। तो हम नंबर 1 महंगे से थोड़ा सस्ता वाला ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी डेट की ऑप्शन और सस्ती होती है। अब आप जब कन्वर्टेबल वाला सॉल्व करेंगे ना, वो आंसर मैं भी बता देता हूँ कम आना है। कन्वर्टेबल वाला आंसर पता है क्या आना है? कम। क्यों कम आना है? क्योंकि हमने ये कहा था डेट चीप होता है। डेट डेट एज कम्पेयर टू इक्विटी क्या होता है? क्योंकि उनका रिस्क शेयर होल्डर को कम गल उथे ही आ जानी है। ये कैलकुलेशन से प्रूव हो रहा है किस्म का, कि जो आपने वो रिलेशन बातें की थी, वो वाकई बातें पूरी हो रही हैं। चले जी, सेम सोल्यूशन दोबारा होगा, बस प्रेफरेंस शेयर की जगह अब आपने कॉस्ट किसकी लेनी है, यानी दोबारा ये ऊपर वाला ही टेबल आएगा, इसी के अंदर चेंज करना है, करंट को ही चेंज करेंगे तो बनेगा प्रपोजल 2। तो वैक दोबारा टेबल बनाना है, अब हेडिंग देंगे वैक अंडर प्रपोजल 2, यानी कन्वर्टेबल बॉन्ड के साथ। जी वैक अंडर प्रपोजल 2। वैक अंडर प्रपोजल 2, वही टेबल ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं और फिर उसी में मैं चेंजेस ले आता हूँ। अब डेफिनेटली आप क्योंकि पहली दफा कर रहे हैं एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो आपको तो लगेगा कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जब ये पेपर के लिए आप खामोशी से करेंगे खुद, तो ये जल्दी हो जाना चाहिए, अनलेस अनटिल के आपको फॉर्मूले ही ना आते हो, तो फिर तो गया। हाँ जी। बैंक लोन 25,000 का था।
नया डेट जो हमने रेज करना है उसका नाम है कन्वर्टेबल बॉन्ड। कितनी अमाउंट के कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करने हैं? 150 मिलियन के, वो भी वही 1,50,000, टोटल 3 लाख ही आ जाएगा। हाँ जी, इसकी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स नहीं है मेरे पास, वर्किंग नंबर 4 होगी। हाँ जी, तो वर्किंग नंबर 4, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड या कन्वर्टेबल डिबेंचर। हमने कहा था कन्वर्टेबल बॉन्ड जो होता है ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इन्वेस्टर के पास चॉइस होती है, या वो कंपनी से कैश वापस ले ले या वो कंपनी से क्या ले ले, शेयर्स। ये चॉइस कंपनी के पास नहीं होती, किसके पास होती है? तो इन्वेस्टर इस चॉइस को पहले कंपेयर करता है कि मुझे कंपनी से क्या लेना चाहिए। तो इसमें पहला स्टेप होता है कंपैरिजन। मैंने कहा था ये होता तो वैसे रिडीमेबल ही है, इसमें भी आईआरआर ही निकालनी है, लेकिन आईआरआर निकालने से पहले आपको कंपैरिजन करना पड़ता है कि इन्वेस्टर कैश लेगा कंपनी से डिबेंचर को खत्म करके या कंपनी से शेयर्स लेगा। कैश लेने को बोलते हैं रिडम्पशन वैल्यू लेगा वो कंपनी से, और शेयर्स लेने को क्या बोलते हैं, शेयर्स की मार्केट वैल्यू को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन वैल्यू। जितनी मार्केट वैल्यू के शेयर्स लेगा इन्वेस्टर कंपनी से उसको बोलते हैं कन्वर्जन वैल्यू। इसके लिए अब आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि उसने कितने अरसे बाद कैश लेना है या कितने अरसे बाद शेयर्स लेने हैं, और एक डिबेंचर के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे। जरा पढ़े, मुझे बताएं क्या कहता है वो। हाँ जी बताओ, कैश रिडम्पशन पे कितने पैसे मिलने हैं? एक कन्वर्टेबल डिबेंचर जब रिडीम होगा तो उसने कहा था 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा, यानी 1,000 रुपए पार वैल्यू है तो 1,000 वाले डिबेंचर पर 1,000 रुपया नहीं मिलेगा इन्वेस्टर को, कंपनी से 111 रुपए, 111 रुपए मिलेंगे। हाँ 1100 मिलेंगे। 1,000 इंटू 1.10, 10% ज्यादा मिलने हैं तो 1,100 रुपए एक बॉन्ड के कैंसल होने पर कैश मिलेगा इन्वेस्टर को। शेयर्स कितने मिलने? 35। आज शेयर 25 रुपए का है, आज शेयर कितने का है? लेकिन आज तो नहीं मिलना, शेयर कितने साल बाद मिलना है? उसने कहा था चौथे साल के एंड पे या पैसे ले लो या शेयर्स ले लो। 35 शेयर्स मिलेंगे, और आज एक शेयर जो 25 रुपए का है वो 25 रुपए का नहीं रहेगा 4 साल के एंड पे। तो इसको इन्फ्लेट करें 1.07 रेस पर 4, ये मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाली असल में। जो शेयर आज 25 रुपए का है वो 4 साल बाद 25 रुपए का स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होगा, 25 का तो नहीं होगा उस वक्त। तो 4 साल बाद की मार्केट प्राइस कितनी है? 32 पॉइंट 32 पॉइंट, मैंने कहा 4 साल बाद कन्वर्जन होना है तो 4 साल बाद की मार्केट प्राइस इंटू 35 शेयर्स इन्वेस्टर को मिलेंगे।
जी जनाब। सॉरी, आगे भी कुछ होगा, 4 6 पॉइंट कुछ होगा, 9 5। जी, ये ठीक है। राउंड नहीं करना इसको क्योंकि ये पर बॉन्ड है। दोनों में से इन्वेस्टर ज्यादा फायदे की तरफ जाएगा कि मुझे पैसे लेने चाहिए या मुझे शेयर्स ले लेने चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा मार्केट वैल्यू के होंगे। दोनों में से ज्यादा कहाँ जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे आप, इन्वेस्टर विल प्रेफर, जी, हायर बेनिफिट, जो कि यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर विल प्रेफर कन्वर्जन। अब आप आखिरी साल में ना रिडम्पशन लेके आईआरआर नहीं निकालेंगे। ले जी। इसके बाद अब अगला स्टेप नंबर 2 क्या लेंगे हम? स्टेप 2 में आईआरआर ऑफ कैश फ्लोज निकलनी है। तो आईआरआर का टेबल अब आपके पास होगा, या आपने बनाया था, या आपने उसकी शक्ल देखी थी रिडीमेबल डेट के लिए। वो आईआरआर का टेबल हम इस तरह बनाते, ये बनाया भी था हमने एक सवाल में। ये क्या कॉलम होते हैं उसमें? सबसे पहले ईयर्स, डिस्क्रिप्शन, आफ्टर टैक्स लेना है कैश फ्लोज। पहले मैं 10% में डिस्काउंट करूंगा, दूसरा रेट फिर मैं उसके मुताबिक लूंगा कि पहले पे पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। पहला मैंने रेट 10%, ये एज्यूम रेट है दोनों, ये भी एज्यूम था और ये भी एज्यूम्ड है, रेट एज्यूम्ड लेने हैं। चलो जी जवानों, मैं ये आईआरआर का टेबल बना लेता हूँ। आईआरआर से पहले आपको दो रेट्स पर एनपीवी निकालनी पड़ती है। कन्वर्टेबल डिवेंचर की लाइफ कितनी है आज से ऑनवर्ड? 4 साल। तो 4 साल तक इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलेगा। जी, आज अगर इन्वेस्टर इसको मार्केट से खरीदे तो मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। अगले 4 साल तक उसको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। उसको 1 - T कर लें, 1000 रुपए का 9%। टैक्स रेट 30 ही था ना? हाँ जी, स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो आगे नहीं चल सकते आप। चौथे साल में रिडम्पशन होती है, यहाँ रिडम्पशन नहीं होगी, यहाँ क्या आएगी? कन्वर्जन आएगी, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में लिखा है कन्वर्जन होगी। लो जी, आप रुपीस कॉपी करें। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी थी? इशू कितने का हो रहा है? 1000 का, 1000 रुपए। रिडम कन्वर्जन 1146 है। एनुअल इंटरेस्ट कितना आता है? 63। चेक करिएगा, 63। अब हम इसको पहले डिस्काउंट करेंगे 10% पे। 10% पे इसकी पीवी निकालें। जी, एनुअलिटी फैक्टर कितना आता है?
जी करें जी करें, शाबाश। एनुअलिटी फैक्टर कितना आता है 10% पे 4 साल का? हाँ वही 3.170 होगा। 0.621। जी जवानो, चौथे साल का डिस्काउंट फैक्टर। इसमें एनुअलिटी फैक्टर नहीं आता, एनुअलिटी फैक्टर पर एनम वाली फिगर के साथ आता है। अब ये बात कईयों को नहीं पता होती कि ये कभी एनुअलिटी लिख देते हैं सर फैक्टर, कभी सादा फैक्टर लिख देते हैं। थ्री 0.170 0.621 है ना? 683 है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। चलें जी मल्टीप्लाई करें अब। ये कितना आता है? 63 इंटू 3.170। क्या चीज है ये? 199.71। नीचे 7। 3 6 या 4। चलो मुझे लगता है ये माइनस में आ जाना है। जी कितना माइनस में आता है? 16.93। अब आप इसको 5% पे डिस्काउंट कर लें। ये दोनों रेट एज्यूम्ड है। क्योंकि पहले रेट पे नेगेटिव आ गई है, तो दूसरा रेट जो है वो नीचे लेना है। तो 5% पे एनुअलिटी फैक्टर निकालें 4 साल का। जी 3 और ये 823। चलें वो कहते हैं एनुअलिटी फैक्टर निकाल के बता दें, कोई मसला नहीं, वो इस तरह निकलता है बेटा। ये इसका ये फॉर्मूला होता है 1 - 1 + r -n/r। तो 1 - 1 + 0.10 -4 डिवाइडेड बाय 0.10, ये है जी। इसका फॉर्मूला ये होता है। और इसका फैक्टर का होता है 1 + r⁻⁻n, सिर्फ इतना। एनुअलिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है जब पर एनम फिगर से मल्टीप्लाई करना है। जी जनाब जरा ये बताएं, ये 1000 आता है। अगला स्पीड बहुत स्लो है आप लोगों की। सॉरी 223.39। और इधर 43.5। ले जी, अब इसको प्लस माइनस करें, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव, अच्छा चलो बड़ा ज्यादा आ गया, चलो ठीक है। 166 पॉइंट। अभी एक पॉजिटिव एनपीवी आई है और एक, अब आप आईआरआर का फॉर्मूला पुट कर दें और जो आईआरआर का आंसर आएगा वो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट होगी। जी आईआरआर का फॉर्मूला क्या है जी? कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू आईआरआर का फॉर्मूला लो रेट प्लस
NPV at low rate, NPV at high rate, high minus low rate। जी लो रेट 5% काउंट होगा 166.98 माइनस 16.93। तो जिसने कर लिया हो वो आंसर बता दे इसका। 9.53 ले। बड़ा अच्छा सवाल है, इसने तकरीबन सारा ही चैप्टर टेस्ट कर लिया है, तकरीबन। अभी भी वैक नहीं आई, अभी ये कॉस्ट ऑफ डेट आई है आफ्टर टैक्स 9.53, जो यहाँ पुट करनी है ये कन्वर्टेबल बॉन्ड में। नाइन 9.53%। डेढ़ लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। जी सिक्स फाइव जमा कर लें तो रिवाइज्ड बैक आ जाएगी ऑप्शन 2 में। 9 पॉइंट कुछ होगी, 9.235 या जो भी 24 होगी तकरीबन। ये तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा है ना, ये तो कम होनी चाहिए थी। चलो कन्वर्टेबल की वजह से ज्यादा है, हालांकि कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है लेकिन ये कन्वर्टेबल था शायद। तो अब आपको इन दोनों प्रपोजल में से कौन से प्रपोजल की तरफ जाना चाहिए, प्रपोजल 1 की तरफ या प्रपोजल 2 की तरफ। तो आप यहाँ पे नीचे रिकमेंडेशन लिखेंगे, एक लाइन की रिकमेंडेशन, कंपनी शुड रेज 150 मिलियन थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स, या कंपनी शुड ऑप्ट फर्स्ट फाइनेंसिंग प्रपोजल। जी तो कंपनी शुड रेज 150 मिलियन रुपीस, ये रिकमेंडेशन आपने एक लाइन लिखनी है। हाँ जी, कंपनी शुड रेज 150 मिलियन रुपीस थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स। कल इसका मैं एक और सवाल कराऊंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कल खत्म हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी आधा हम कर चुके हुए चैप्टर, रिमेनिंग आधा हम फिर शुरू करेंगे, तो इस वीक में वो भी खत्म हो जाएगा। 3 चैप्टर आपके हो गए, इसके बाद अगला चैप्टर चौथा वाला आसान सा है, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, या बल्कि शायद मैं बजटिंग शुरू कराऊं। बजटिंग कौन सा चैप्टर? हैवी चैप्टर है, मुश्किल तरीन चैप्टर है, मुश्किल तरीन चैप्टर है। चले ओके, फिर अल्लाह हाफिज। ओके।